हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज की क्लास में हमको क्या पढ़ना है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द लर्नर। मतलब कि बच्चे के सीखने को कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन सी चीजें जो कि प्रभावित करती हैं। कौन सी चीजें हैं जो बच्चे की अच्छी होंगी तो बच्चा और अच्छे से सीख पाएगा, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि नेगेटिव होंगी या फिर खराब होंगी तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो इस आधार पे देखें तो दो कारक ऐसे होते हैं जो कि बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं। पहला, इंटरनल फैक्टर, जिसको आप पर्सनल फैक्टर भी कह सकते हो, व्यक्तिगत कारक। मतलब आंतरिक रूप से वो कैसा महसूस कर रहा है, उसकी मेंटल लेवल क्या है, उसकी मेंटल थिंकिंग कैसी है, इमोशनली वो कैसा फील कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि पर्सनल फैक्टर्स में आती हैं। नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसको आप एक्सटर्नल फैक्टर भी कह सकते हो। बाहर ऐसी कौन सी कारक है या फिर बाहर की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बच्चे की सीखने को प्रभावित कर रही। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल फैक्टर की, मतलब कि व्यक्तिगत कारक। व्यक्तिगत कारक ऐसे कौन कौन से होते हैं, या फिर इंटरनली बच्चा किन किन तरीकों से फील कर रहा हो उसके आधार पर सीखना प्रभावित होता है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, मतलब कि रुचि। जब तक बच्चे की आंतरिक रूप से रुचि नहीं है पढ़ने में, तब तक कितना भी आप बच्चे को सिखाने की कोशिश कर लो, कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी और कितने भी अच्छे मेथड्स अप्लाई कर लो, बच्चा नहीं सीख सकता है। मतलब कि अगर आपको क्लास में कोई चीज सिखानी है बच्चे को, तो सिखाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के पहले आप बच्चे के अंदर उससे रिलेटेड जिज्ञासा जागृत करिए। अगर वो क्यूरियस होगा उस टॉपिक को लेकर के, तो वो खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट करके आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, समझने की कोशिश करेगा, क्वेश्चन आंसर करेगा। तो ये पहली चीज है, बच्चे की रुचि होनी चाहिए सीखने में, तो सीखना या फिर लर्निंग स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, नहीं तो घट जाती है। दूसरा है एजुकेशनल बैकग्राउंड, शैक्षिक पृष्ठभूमि। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप प्राइमरी क्लास के बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो, प्राथमिक कक्षा के बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका पहले का बैकग्राउंड कैसा है। मतलब कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं या फिर जो बेसिक चीजें होती हैं, ABCD है या फिर एनिमल्स नेम है या फिर कुछ कितनी भी चीजें होती हैं, वो जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो पहले आप चेक करिए कि बच्चे को आती है कि नहीं आती हैं। मतलब आप उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक करिए, शिक्षा में कितनी चीजें हैं जो कि पहले से उसकी जो बेसिक चीजें होती हैं वो क्लियर है। उसके आधार पर आप फर्दर प्रोसीडिंग कीजिए पढ़ाने की। अगर आप थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो, तब भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड क्लास का जो करिकुलम है, सिलेबस है, वो बच्चे को कितना आता है पहले से। क्योंकि वो पहले से अगर बेसिक उसके जो बेस हैं वो कंप्लीट होंगे या फिर क्लियर होंगे, तो फिर बच्चा आसानी से आगे की चीजों को सीख पाएगा। अगर नहीं क्लियर होंगे तो फिर वो आगे की चीजों को बिल्कुल ना सीख पाएगा और ना ही समझने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो बोर फील करेगा, क्योंकि उसको समझ ही में नहीं आ रहा है। तो लर्निंग स्पीड बढ़ जाती है अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड उसका अच्छा हो। मतलब कि उसके पहले से रिलेटेड जितनी उसकी बेसिक चीजें हैं वो क्लियर हो। अगर उसका बेस क्लियर नहीं है तो लर्निंग स्पीड घट जाएगी। नेक्स्ट है मैच्योरिटी या फिर परिपक्वता। हर एक बच्चे में जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है। किसी के में जो माइंड डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, वो बहुत फास्ट होता है, वो चीज़ों को जल्दी समझने लगता है। तो जब उसका मेंटल डेवलपमेंट हाई है तो इसका मतलब जो सीखने की स्पीड है वो भी उसकी तेज होगी। और अगर मैच्योरिटी, आप जानते हैं, जो परिपक्वता है वो हेरिडिटी से रिलेटेड होती है। और हेरिडिटी का मतलब है अगर किसी बच्चे की जो कोऑर्डिनेशन है उंगलियों की ब्रेन से अगर अभी डेवलप नहीं हुई है, तो आप कितना भी जबरदस्ती उसको लिखवाने की कोशिश करो वो नहीं लिख सकता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर मेच्योरिटी जल्दी आ जाती है। मतलब कि उनका कोऑर्डिनेशन हाथ और माइंड इन दोनों के ऊपर जल्दी बैठ जाता है, तो वो लिखना जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। बोन्स या फिर कार्टिलेजेस जो होती हैं वो जल्दी स्ट्रांग हो जाती हैं, तो वो जल्दी लिखना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो देर से करते हैं। तो मेच्योरिटी भी है जो लर्निंग स्पीड को इफेक्ट करती है। अगर मेच्योरिटी जल्दी आ गई है तो लर्निंग ज्यादा तेज होगी या स्पीड बढ़ जाएगी। अगर मेच्योरिटी देर से आ रही है तो लर्निंग स्पीड भी घट जाएगी। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अगर बच्चा पढ़ने के लिए अभिप्रेरित नहीं है, मोटिवेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंटरनल मोटिवेशन है, ना कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात हो रही है। अगर इंटरनल मोटिवेशन है बच्चे का उस टॉपिक या फिर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो वो बिल्कुल मन लगाकर, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ खुद से सीखेगा, खुद से समझने की कोशिश करेगा। और अगर कोई अभिप्रेरणा ही नहीं है उसको, मतलब वो पढ़ने के लिए अभिप्रेरित ही नहीं है, बस नॉर्मली घर में बच्चे, घर से टीचर, सॉरी,
घर से पेरेंट्स ने स्कूल भेज दिया, वो आ गए पढ़ने के लिए, तो बस पढ़े हुए क्लास में, जैसे छुट्टी हुई घर चले गए, तो फिर ये मोटिवेशन नहीं है, ये इनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, तो इससे बच्चे नहीं सीखते हैं। आप उनको पहले मोटिवेट करिए और धीरे धीरे जब बाहर का मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन में चेंज होगा, तभी बच्चे की लर्निंग स्पीड जो है वो फास्ट हो पाएगी। नेक्स्ट है फिजिकल और मेंटल हेल्थ, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। अगर बच्चा फिजिकली फिट है, ना कोई बीमारी है उसको, ना कोई लेजीनेस है, ना कोई टायर्डनेस है, और वो प्रॉपर एनर्जेटिक फील कर रहा है, तो लर्निंग स्पीड भी उसकी हाई होगी, वो चीजों को अच्छे से और जल्दी ग्रास्प कर पाएगा या फिर समझ पाएगा। मेंटल हेल्थ, अगर उसका आईक्यू हाई है तो वो लर्निंग स्पीड उसकी फास्ट होगी। अगर उसका आईक्यू लो है या फिर अभी उसका मेंटल डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ है, तो फिर वो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी और लर्निंग स्पीड कम हो जाएगी। मतलब फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वो लर्निंग स्पीड को इफेक्ट करती है। एंजाइटी या फिर दुश्चिंता, कोई बच्चा है मान लीजिए होमवर्क करके नहीं लेकर के आया है, अब वो होमवर्क करके नहीं लेके आया तो क्लास में जितनी देर बैठा रहेगा डर के बैठा रहेगा कि इन केस जब टीचर ने कह दिया कॉपी दिखाओ और होमवर्क नहीं कंप्लीट होगा तो फिर टीचर से डांट पड़ेगी। अब टीचर क्या करेगी, लास्ट में होमवर्क चेक करेगी, मतलब कि पूरी क्लास में वो पहले कॉन्सेप्ट को समझाएगी, टॉपिक जो उसको आज पढ़ाना है वो क्लियर करेगी, समझाएगी, और लास्ट में बच्चों की होमवर्क चेक करेगी। तो इससे बच्चा क्या करेगा, जितनी देर पढ़ाया है टीचर ने उतनी देर वो मेंटली एंजाइटी में था या फिर मेंटली डिस्टर्ब था या फिर टेंशन में था कि कहीं टीचर से डांटना पड़े, कहीं बाहर न खड़ा कर दिया जाए, पनिशमेंट के डर से वो लर्निंग की स्पीड उसकी घट जाएगी। मतलब जो एंजाइटी या फिर दुश्चिंता है वो भी लर्निंग स्पीड को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस या फिर बुद्धि। वही सेम चीज, अगर आईक्यू ज्यादा होगा तो अगर आईक्यू आपका ज्यादा है तो जो लर्निंग स्पीड है वो भी ज्यादा होगी, और अगर आईक्यू कम है तो लर्निंग स्पीड भी कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है डिसिप्लिन या फिर अनुशासन। जो बच्चा प्रॉपर अनुशासित रहता है, मतलब डिसिप्लिन में रहता है, टाइम से होमवर्क करके लेकर के जाना है, इस चीज के बारे में इसको पता करना है, इस चीज को इस टाइम पे कंप्लीट करना है, स्कूल टाइम से पहुंचना है, तो जो ऐसा डिसिप्लिन्ड माइंड वाला बच्चा होगा वो ही चीजों को अच्छी तरीके से सीख पाएगा और उसकी ही लर्निंग स्पीड तेज हो सकती है और वो ही सीख सकता है। जिस बच्चे के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, ये भी इंटरनली है, बाहर से आप कितना भी अनुशासित कर दो वो आपको दिखाने के लिए नॉर्मली शांत होकर के और कॉन्सेंट्रेट होकर के दिखाएगा कि मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन अगर वो इंटरनली डिसिप्लिन्ड नहीं है, अगर वो आंतरिक रूप से अनुशासित नहीं है, तो कितना भी आप उसको जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश कर लो, उसका ना सीखना हो पाएगा और ना सीखने की स्पीड बढ़ पाएगी। तो डिसिप्लिन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फैक्टर्स ऑफ लर्निंग में। प्लानिंग ऑफ करिकुलम। अब सिलेबस जो है किसी भी क्लास का, पाठ्यक्रम की व्यवस्था, सिलेबस जो है किसी भी क्लास का वो तो टीचर को कंप्लीट कराना ही है, लेकिन अगर आप कोशिश करो एक दिन में हमको एक चैप्टर कंप्लीट करा ही देना है, अपना कोर्स जल्दी जल्दी कंप्लीट कराना है, तो बच्चे को समझ में नहीं आ सकता है। आप इस तरीके से करिकुलम को ब्रेक करो, डिवाइड करो, तोड़ मोड़ के एक्सप्रेस करो, जिससे कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और बच्चे को बोरियत भी ना फील हो। क्योंकि जब आपका पढ़ाने का तरीका होता है, आप बीच बीच में जब बच्चे को थोड़ी बहुत एक्टिविटी करा दो या फिर ऐसा कुछ करा दो जिससे बच्चे की जो बोर्डम है वो बच्चे की चली जाए और फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दे, तब तो वो पढ़ने में अच्छा रहेगा, लर्निंग स्पीड उसकी बढ़ेगी। अगर आप लगातार कंटिन्यूअसली पीरियड में पढ़ाते चले जा रहे हो, बच्चों से इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो, उससे रिलेटेड कोई बोर टाइप के हो रहे हैं तो आप कोई एक्टिविटी नहीं करा रहे हो, तो बच्चे की लर्निंग स्पीड घट जाएगी। मतलब कि जो भी करिकुलम है, जो भी सिलेबस है, जो भी पाठ्यक्रम है, उसको इस तरीके से प्लान करिए कि बच्चा उसको बिना बोर हुए आसानी से पढ़ सके और सीख सके। तो प्लानिंग जो है करिकुलम की वो भी इफेक्ट करती है बच्चे के सीखने को। ये थे आपके पर्सनल फैक्टर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर या फिर वातावरण के ऐसे कौन से कारक है जो बच्चे के सीखने को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण का प्रभाव। अगर कक्षा का वातावरण ऐसा है, मतलब कि सीट्स वगैरह प्रॉपर मैनेज्ड हैं, मैनेजमेंट जो सीट्स का है वो प्रॉपर हुआ है, वेंटिलेशन हो रहा है क्लास में, जगह जगह जो स्पेस है क्लास का वो अच्छा खासा बड़ा है, तो फिर बच्चा कंफर्टेबल फील करेगा और उसका पढ़ने में मन करेगा। जो वॉल्स होती हैं क्लास की, उनको आप अच्छे अच्छे पोस्टर्स, अच्छे अच्छे मॉडल से आपने अगर सजा करके या डेकोरेट करके रखवाया हुआ है, तो बच्चे को एक वाइब आएगी इन्वायरमेंट में, जिससे कि वो पढ़ना, मतलब उसकी जो लर्निंग स्पीड होगी वो उससे बढ़ जाएगी।
और अगर ऐसा नहीं होता है, इन्वायरमेंट जो है क्लास का वो बहुत ज्यादा बेकार है, बेकार मतलब सीटें इधर उधर टूटी फूटी पड़ी है, फर्श टूटी फूटी पड़ी हुई है, दीवार पे कुछ नहीं लगा हुआ है, बस बच्चे आए हैं किसी तरह, तीन चार बच्चे एक ही सीट पे जबरदस्ती कंजेस्टेड होकर के बैठे हुए हैं, तो फिर इससे क्या होगा, मेंटली उनको एंग्जाइटी टाइप की फील होगी या फिर उनको थोड़ा सा प्रेशर टाइप का लगेगा, तो जबरदस्ती पढ़ना होगा, तो लर्निंग स्पीड घट जाती है अगर वातावरण जो है वो पॉजिटिव नहीं होता है, तो वातावरण का प्रभाव सीखने पर पड़ता है। हेरिडिटी, वंशानुक्रम, ये वैसे तो इस पे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है, विवाद है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि अगर पेरेंट्स की जो आईक्यू है वो तेज है या फिर पेरेंट्स का माइंड बहुत ब्रिलियंट रहा हो तो फिर बच्चा भी उनका ब्रिलियंट ही बनता है, मतलब हेरिडिटी जो है, वंशानुक्रम जो है वो सीखने को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ एजुकेशन। अगर आपको कोई भी चीज पढ़ानी है बच्चे को, तो पढ़ाने के लिए कोशिश करिए औपचारिक चीजों का प्रयोग ज्यादा करिए। इनफॉर्मल चीजों का आप यूज करेंगे तो फिर बच्चे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि उनके लिए कुछ उसमें नया नहीं है, तो फिर इनफॉर्मल सोर्सेज का यूज करके बच्चे को आप पॉजिटिवली भी पढ़ा सकते हो और नेगेटिवली भी पढ़ा सकते हो। मतलब कि अगर आप पढ़ाने के लिए इनफॉर्मल सोर्सेज का यूज कर रहे हो फॉर्मल सोर्सेज की जगह, तो बच्चे का मन लग भी सकता है पढ़ने में, नहीं भी लग सकता है। इस वजह से कोशिश करिए कि कोई भी चीज सिखाने के लिए बच्चे को फॉर्मल सोर्सेज का ही यूज करिए। एनवायरमेंट ऑफ क्लास, मतलब कि वातावरण का, सॉरी, कक्षा का जो वातावरण है वो भी बच्चे की सीखने को प्रभावित करता है। वातावरण मतलब अगर स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप अगर ये बढ़िया नहीं है, अगर ये हेल्दी नहीं है, बच्चे बच्चों से लड़ाई कर रहे हैं, आपस में कोई मतलब ग्रुप लर्निंग वगैरह करवा करके आपने उनमें अगर एकता नहीं करवाई है, तो वो लड़ाई कर रहे हैं, बात बात पे झगड़ रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं है क्लास में, तो जो बच्चा लो होगा या फिर स्लो होगा वो दूसरे से मार खाएगा, टेंशन में रहेगा, तो वो पढ़ नहीं पाएगा। या फिर लड़ाई झगड़े का माहौल रहेगा तो जितनी देर आप पढ़ाएंगे उतनी देर उसके दिमाग में रहेगा, बाहर निकलेगा तब बताएंगे। तो मतलब ये सब माइंड में अगर चल रहा है तो बच्चा पढ़ तो पाएगा नहीं, सीख तो पाएगा नहीं। मतलब कि आपका जो क्लास का इन्वायरमेंट है, कक्षा का वातावरण है, वो बहुत शांति और हार्मोनी वाला होना चाहिए, जिससे कि बच्चा अच्छे से सीख पाए और उसका मन लगे पढ़ने में। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। अब इसमें क्या है, ये किस तरीके से सीखने को प्रभावित कर रहा है। अगर आप किसी ऐसे समाज में आ रहे हैं जहाँ पे पढ़ाई लिखाई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, नॉलेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, तो फिर अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो क्या आप बोलेंगे, वहां का जो समाज है या फिर जो आपका पूरा सराउंडिंग है, वहां के जो लोग हैं वो कहेंगे पढ़ लिख करके क्या होगा, पढ़ना लिखना क्यों है, बिना पढ़े हम तो इतना कमा ले रहे हैं, इतनी अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे समाज से आ रहे हो जहां पे नॉलेज की या फिर पढ़ाई की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ मनी की इंपॉर्टेंस है, तो आप ऐसे समाज और संस्कृति से उठ करके आ रहे हो, तो आपके लिए सीखना और पढ़ना ये सब चीजें कुछ खास मायने नहीं रखेंगी। आप बस क्लास में आओगे, आ करके देखोगे क्या पढ़ाया गया है, क्या कितना है, बस उसके बाद बैग उठाया घर चले गए। तो बच्चे जब ऐसे इन्वायरमेंट से आते हैं, सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट उनका ऐसा होता है, तो उनकी सीखने की स्पीड बहुत ज्यादा बेकार होती है, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। और दूसरी चीज, अगर लड़कियां हैं वो ऐसे समाज से आ रही हैं जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं है या फिर लड़कियों के लिए एजुकेशन जैसी कोई चीज ही नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं है, तो फिर ऐसी जगह पे लड़कियां सीखने में थोड़ा सा हिचकिचाती हैं या फिर उनको रहता है कि हाँ ठीक है, पढ़ लिया, डिग्री मिल गई, काम खत्म। तो ये होता है इफेक्ट सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट का। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे, ये पर्सनल फैक्टर्स थे जो सीखने को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं कि क्लास का मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए या फिर क्लास का एनवायरनमेंट एग्जैक्टली किस तरीके से होना चाहिए जिससे कि बच्चे अच्छी तरीके से सीखें और मन लगा करके वो पढ़ाई कर सकें और मतलब प्रॉपर उनको समझ में आए चाहिए। क्लासरूम एनवायरनमेंट, कक्षा का वातावरण, ये टॉपिक हमको पढ़ना क्यों है, क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा, कौन कौन सी अप्रोचेस होनी चाहिए, कौन सबसे पहले शुरुआत कहाँ से की, बच्चे को चीजें सिखाने के लिए या फिर बच्चे की लर्निंग को बेटर बनाने के लिए सबसे पहली चीज टीचर को वृद्धि और विकास का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर टीचर को पता होगा कि बच्चे की वृद्धि किस तरीके से होती है, विकास किस तरीके से होती है, तो टीचर को बच्चे की जो साइकोलॉजी है सीखने की वो पता होगी, और अगर वो पता है तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। तो पहले वृद्धि और विकास पढ़ा,
उसके बाद बच्चा किन किन तरीकों से सीखता है या फिर किन किन तरीकों से बच्चों को सिखाया जा सकता है, व्यवहारवाद या फिर व्यवहार में परिवर्तन करके कैसे सिखाया जा सकता है, बच्चों के संज्ञानात्मक के में स्तर में किस किस चीज को या कौन कौन सी एक्टिविटी करके उनके स्तर को बढ़ाया जा सकता है जिससे बच्चे की सीखने की गति बढ़ सकती है। तीसरा, बच्चे के अंदर रचनावाद को किस तरीके से और ज्यादा विकास करना चाहिए और ज्यादा विकसित करना चाहिए। ये पढ़ने के बाद हमने पढ़ा कि ये जो व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक चीज है, इन तीनों ही चीजों को अगर बढ़ाना है या फिर इंक्रीज करना है तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने जो बताया है कि किन किन तरीकों से बच्चों की लर्निंग को इन सब चीजों के थ्रू हम इनहेंस कर सकते हैं, वो हमने पढ़ा। फिर कौन कौन से मेथड्स या कौन कौन से अप्रोच यूज करके प्रॉपर तरीके से बच्चे को सिखाया जा सकता है या फिर समझाया जा सकता है। लेकिन ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी, ये एक क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट तभी हो सकती हैं या फिर सफल, सक्सेसफुल तभी हो सकती हैं जब कक्षा का वातावरण बढ़िया होगा। कक्षा का वातावरण दो तरीके से बढ़िया होता है। पहली चीज, कक्षा का जो भौतिक वातावरण है, मतलब कि उसकी देखने वाली जितनी चीजें आ रही, इन्वायरमेंट में या वातावरण में जितनी चीजें आ रही हैं, वो किस तरीके से हो जिससे कि बच्चा मेंटली इतना फ्री और इतना कंफर्टेबल, इतना जॉयफुल फील करे कि वो चीजों को सीखना चाहे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, टीचर और बच्चे का या फिर आपस में पूरी क्लास में जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी मेंबर हैं, बच्चे और स्टूडेंट, इन सब में अगर अच्छी रिलेशनशिप होगी, हेल्दी रिलेशनशिप होगी, वो एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तब मतलब दूसरी चीज क्या है, ह्यूमन रिलेशनशिप, उनकी आपस में संबंध कैसे हैं, वो अगर अच्छे होंगे तब बच्चा सीख पाएगा। तो क्लासरूम इन्वायरमेंट में पहला तो आपका फिजिकल इन्वायरमेंट आ जाएगा, भौतिक वातावरण आ जाएगा। इसमें आपकी वॉल्स हैं, आपके रूम्स हैं, आपका स्कूल बिल्डिंग है, प्लांट्स हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट, ह्यूमन रिलेशनशिप में जो आपका टीचर स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप है, स्टूडेंट स्टूडेंट के साथ कैसा संबंध है, ये चीजें हैं जो कि इन सारी चीजों को प्रभावित करेंगी सीखने को। तो ये कुछ चीजें हैं। और एक चीज आपका और है, टाइम और स्पेस। ये दोनों चीजों का मैनेजमेंट किस प्रकार से हो कि कक्षा का वातावरण बढ़िया बना रहे। तो ये सारे टॉपिक्स को इसमें हम पढ़ेंगे। मतलब कि कुल मिला के हम समझ सकते हैं कि जितनी भी चीजें टीचर को आती हैं, मान लीजिए टीचर बहुत एक्सपर्ट है हर चीज में, वो बच्चे की साइकोलॉजी समझ रहा है, बच्चे का बिहेवियर समझ रहा है, सारी उसको टीचिंग स्ट्रेटेजीज पता है, मेथड्स पता है, अप्रोचेस पता है, लेकिन अगर क्लास का एनवायरनमेंट सही नहीं है, कक्षा का वातावरण सही नहीं है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर आपसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो, वो अगर ये सब चीजें सही नहीं है तो बच्चा किसी भी तरीके से सीख नहीं सकता है। इस वजह से हमको पता होना चाहिए कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट, कक्षा का वातावरण किस प्रकार से होना चाहिए या फिर क्लासरूम की डिजाइनिंग किस तरीके से होनी चाहिए जिससे कि बच्चा ठीक तरीके से और अच्छी तरीके से सीख पाए। तो कौन कौन सी समस्या है जो कि किसी भी कक्षा में आती है। पहली चीज, सारे बच्चों के बीच में इनडिसिप्लिन होना। सारे के सारे बच्चों में अगर अनुशासन नहीं है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से गुस्सा है, एक दूसरे का बाल नोच रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, मतलब कि अगर अनअनुशासित क्लास है, अनअनुशासित कक्षा है, तो कितना भी आप एक्सपर्ट हो टीचिंग में, आप बच्चे को नहीं सिखा सकते। तो पहली चीज, डिसिप्लिन्ड क्लास होनी चाहिए। तो केवीएस ने ये टॉपिक आपको अलग से बताया है कि डिसिप्लिन के बारे में पढ़ना है। दूसरा, लैक ऑफ फिजिकल कंफर्ट। अगर शारीरिक सुविधा बच्चे को नहीं है, शारीरिक सुविधा, क्लास में ठीक तरीके से बैठ नहीं पा रहा है, हवा नहीं आ रही है कहीं से, उसको पानी प्यास लग रही है तो पानी नहीं मिल रहा है, या फिर क्लास का इन्वायरमेंट धूल लगी हुई है, फर्श टूटी हुई है, दीवार टूटी हुई है, तो ये सब उसके फिजिकल कंफर्ट को डिस्टर्ब करेगा। मतलब कि हम क्लासरूम इन्वायरमेंट का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसको पढ़ेंगे। इसको भी हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है। दूसरा है स्टूडेंट्स डिसइंटरेस्ट, मतलब बच्चे की अरुचि। अगर बच्चे की सीखने में रुचि ही नहीं है तो फिर बच्चा किसी भी तरीके से सीख नहीं सकता है। तो ये भी हमको क्लासरूम एनवायरनमेंट में पढ़ना है। तो ये तीन तरीके की समस्याएं हैं जो किसी भी क्लास में आती है। मान लीजिए कोई टीचर अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी और मेथड्स लेकर के आया है ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए या फिर हिस्ट्री पढ़ाने के लिए, मैथ्स पढ़ाने के लिए, तो क्लास में आते ही सारे बच्चों में लड़ाई झगड़ा लगा हुआ है, सब आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो टीचर का आधा से ज्यादा टाइम तो बच्चों को मैनेज करने में ही निकल जाएगा, बच्चे को बैलेंस करने में निकल जाएगा। दूसरी चीज, अगर उनको क्लास में फिजिकल कंफर्ट नहीं तो टीचर बहुत अच्छे से भी पढ़ाना चाह रहा है, उसको लगातार गर्मी लग रही है, स्वेटिंग हो रही है, तो ना बच्चे का पढ़ने का मन करेगा ना टीचर का पढ़ाने का मन करेगा। तो फिजिकल कंफर्ट, फिजिकल कंडीशन भी जरूरी है।
तीसरी समस्या क्या आती है, अगर बच्चे की रुचि ही नहीं है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। आज तक जितने भी टीचर्स ने पढ़ाया उन सब ने इतने बोर तरीके से करके पढ़ाया है, इतना अनइंटरेस्टेड तरीके से पढ़ाया है कि बच्चे की कभी उस सब्जेक्ट में रुचि ही नहीं आई। तो टीचर के लिए ये तीनों चैलेंज हो जाता है। मतलब कि क्लासरूम का इन्वायरमेंट इन तीनों चीज से रिलेटेड ठीक होना चाहिए, तभी टीचर अच्छे से पढ़ा सकता है। आप इसमें चाहो तो टाइम और स्पेस भी नोट कर सकते हो। टाइम और स्पेस, ये सब चीजें भी ऐसी हैं जो कि समस्या होती हैं एक कक्षा के वातावरण को अच्छा बनाए रखने में। सबसे पहले फिजिकल कंडीशंस को समझने के पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से लर्नर फ्रेंडली इन्वायरमेंट या फिर अधिगमकर्ता जो है उसके अनुसार वातावरण क्रिएट कर सकते हैं कक्षा में। तो इसके आधार पर सबसे पहले समझिए लर्नर फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता क्या है। मतलब कि बच्चा जब सीखने जा रहा है, क्लास में आया हुआ है, तो बच्चे का सीखना बिल्कुल जॉयफुल हो रहा है, क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है, उसको बहुत सारी एक्टिविटी कराई जा रही है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, हर सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, हर चीज को समझने की कोशिश कर रहा है, आंसरिंग करने में उसका इंटरेस्ट है, टीचर से क्वेश्चन पूछने में उसको कोई हिचकिचाहट नहीं है, क्लासरूम में प्रॉपर तरीके से बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें कैसी हैं कि लर्नर फ्रेंडली, मतलब कि ऐसा एक वातावरण जिसमें बच्चा सीख पाए, उसको क्रिएट करना। तो इसके हिसाब से 3 तरीके के इन्वायरमेंट है जो कि बच्चे के सीखने के लिए होती है। सबसे पहले होती है डिसफंक्शनल क्लासरूम इन्वायरमेंट, मतलब कि निष्क्रिय कक्षा का वातावरण। इसमें टीचर पूरे क्लास में हमेशा शोर होता रहता है, टीचर का आधा ज्यादा टाइम डिसिप्लिन मेंटेन करने में चला जाता है, टीचर पढ़ा ही नहीं पाती है जो उसको पढ़ाना है, तो सीखना जो है बच्चे का वो बिल्कुल ही इसमें कम हो जाता है, बिल्कुल ही लो। ऐसी कक्षा का वातावरण जिसमें कि सीखना बहुत ही ज्यादा बेकार हो, क्योंकि इनडिसिप्लिन वगैरह या टाइम स्पेस की वजह से या फिर कई सारी कंडीशंस की वजह से क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि बच्चा बिल्कुल ही नहीं सीख पा रहा हो, तो वो होता है निष्क्रिय या अकार्यात्मक डिसफंक्शनल क्लासरूम एनवायरनमेंट। एडिक्वेट क्लासरूम एनवायरनमेंट या फिर पर्याप्त कक्षा का वातावरण, ये किस तरीके का होता है। इसमें होता है थोड़ा बहुत डिसिप्लिन मेंटेन रहती है, थोड़ा बहुत क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है काम चलाऊं ठीक रहता है, बस ये है कि बच्चे बैठे हुए टीचर पढ़ा रही है, नॉर्मली इतना रहता है, कुछ खास ना बच्चे के साथ टीचर का संबंध अच्छा है, ना टीचर की बात बच्चे मान रहे हैं, ना बच्चों का आपस में ठीक तरीके से उठना बैठना है, ना क्लासरूम बहुत प्रॉपर ठीक है, काम चलाऊं जो रहता है। तो मतलब पर्याप्त चीजें ऐसी रहती हैं कि बच्चे का सीखना थोड़ा बहुत हो सकता है, मतलब कि बहुत कम निष्क्रियता नहीं रहती है क्लास में, लेकिन थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे बच्चे सीख पाते हैं। लास्ट है ऑर्डरली क्लासरूम एनवायरनमेंट या फिर व्यवस्थित कक्षा का वातावरण। व्यवस्थित का नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसा वातावरण कक्षा का जिसमें कि पूरे बच्चे डिसिप्लिन में हैं, बच्चा सीखने की कोशिश कर रहा है, टीचर अच्छी तरीके से पढ़ा रही है, क्लासरूम का एनवायरनमेंट बढ़िया है, और वॉल्स वगैरह पेंटिंग्स हैं, फ्लोर्स हैं या फिर फर्श वगैरह है वो प्रॉपर बढ़िया है। तो मतलब व्यवस्थित तरीके से कक्षा का वातावरण बना हुआ है, तो इसे कहते हैं ऑर्डरली क्लासरूम एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये जो है वो 2 टाइप का होता है, एक रेस्ट्रिक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, एक इनेबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। रेस्ट्रिक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट को आप समझ सकते हो, ये होता है टीचर सेंटर्ड, मतलब कि सब कुछ व्यवस्थित है, अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इसका केंद्र टीचर होती है। पूरी स्ट्रिक्टनेस मतलब बहुत स्ट्रिक्ट होकर के टीचर आएगी, पूरा स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन मेंटेन करवाएगी, मतलब कि यहाँ का जो अनुशासन होता है वो बाहर या फिर बाहरी कह सकते हैं, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि बच्चा अनुशासित तो है लेकिन प्रेशर में आकर के स्ट्रिक्टनेस की वजह से है, बच्चा सीख भी रहा है, पर मेन चीज क्या है, टीचर का इंस्ट्रक्शन ज्यादा है, टीचर ज्यादा अनुदेशात्मक हो रही है, टीचर ही सारी एक्टिविटी बता रही है, बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो टीचर कहेगी तब कर रहे हैं, बच्चे फ्री मेंटली इतना ज्यादा फ्री नहीं है। तो व्यवस्थित तो है, ऑर्डरली क्लासरूम एनवायरनमेंट तो है, लेकिन जो सीखने का तरीका है, जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, यहाँ का सीखने का एनवायरनमेंट है, वो किस तरीके का रेस्ट्रिक्टिव है, प्रतिबंधात्मक है, मतलब कि वो बंधन में रह करके चीजों को सीख रहे हैं, मेंटली फ्री नहीं है। दूसरा है इनेबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब कि अधिगम वातावरण ऐसा जो कि बच्चा सीख बढ़िया से रहा है, मतलब लर्निंग एनवायरनमेंट ऐसा जो कि इस योग्य बनाता है बच्चे को कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। मतलब कि हम कह सकते हैं जो ये दूसरा वाला है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, छात्र केंद्रित होता है।
ये शिक्षक केंद्रित होता है, ये छात्र केंद्रित होता है। मतलब कि ऐसा क्लासरूम एनवायरनमेंट रहता है जिसमें बच्चे सक्षम होते हैं सब कुछ सीखने के लिए। बहुत सारी एक्टिविटीज की जाएंगी, टीचर बच्चों को फ्रीडम देगी, जब जैसे मन के क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जब जैसे मन के मतलब कि एक्टिविटी करने के लिए या फिर बोर हो रहा है तो टीचर को बता सकते हो। टीचर एक अंडरस्टैंडिंग है सबके बीच में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में। क्लासरूम जो है वो प्रॉपर वेल वेंटिलेटेड है, फर्श वगैरह बढ़िया से बनी हुई है, अच्छे खासे पोस्टर्स और मॉडल्स लगे हुए हैं दीवारों पर। तो मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। जो आपसे पूछा जाएगा सबसे अच्छा क्लासरूम एनवायरनमेंट किसको कह सकते हैं, तो वो होता है इनेबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ ऑर्डरली क्लासरूम एनवायरनमेंट। मतलब व्यवस्थित कक्षा वातावरण का जो सक्षमात्मक जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है वो आपका बेस्ट होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका लर्नर फ्रेंडली एनवायरनमेंट। मतलब कि किन किन तरीकों के एनवायरनमेंट हैं जो कि पाए जाते हैं पढ़ाते समय। अब हम बात करेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट की। मतलब कि भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए, भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए कक्षा का। अब इसमें दो चीजें आती हैं, दो कंपोनेंट्स या दो घटक आते हैं। पहला फिजिकल कंडीशन, मतलब कि भौतिक रूप से दीवार है, फर्श है, हवा है, पानी है, पौधा है, ये सारी चीजें कैसी हैं। और मटेरियल रिसोर्स में होती हैं, अच्छे खासे पोस्टर्स लगे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा टीएलएम अवेलेबल है, मतलब टीचर लर्नर लर्निंग मटेरियल्स जो होते हैं, जो सामान वगैरह सामग्री वगैरह यूज कर रही है टीचर पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो अच्छी खासी मात्रा में मटेरियल सोर्सेस मतलब टीएलएम प्रेजेंट हो, अच्छी खासी मात्रा में पोस्टर और मॉडल्स लगे हुए हो। तो दो तरीके होते हैं या दो चीजें हैं जो कि भौतिक वातावरण में आती हैं। एक भौतिक रूप से दशा कैसी है कक्षा की, और दूसरा मटेरियल रिसोर्स जो है टीएलएम वगैरह है या फिर लर्निंग एड्स है, मटेरियल एड्स है, वो कितनी मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, फिजिकल कंडीशन कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले बच्चे वहां सुरक्षित महसूस करें, उनको ये ना डरो टीचर भी पीट देगी, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया। सेफ फील करें, सुरक्षित फील करें। दूसरा सिक्योर, उनके अनुकूल वातावरण होना चाहिए। मतलब कि बच्चे वहां पे फ्री होकर के, क्योंकि टीचर के लिए भी घर से आया हुआ है, स्टूडेंट भी घर से यहाँ पे आया हुआ है, तो माहौल ऐसा होना चाहिए कि दोनों को ही घर जैसा वहां पे महसूस हो। फ्रीडम और एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी सब कुछ से रिलेटेड आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि कक्षा को देख करके ही पता लगाया जा सकता है कि उस जगह पे अधिगम कितना हो रहा है, लर्निंग वहां पे कितना हो रही है। कक्षा का वातावरण ही सब कुछ बता देता है। तो अट्रैक्टिव होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, क्रियात्मक होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि टीचर एक जगह बैठी हुई है, सारे बच्चे चुपचाप बैठ करके सुन रहे, क्रियात्मक एक्टिविटी वगैरह होती रहनी चाहिए, जिससे कि समझ में आए कि हाँ बच्चा सीख रहा है, बच्चा कुछ पढ़ रहा है, बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, उनको डाउट आ रहे हैं, उनकी जिज्ञासा जागृत हो रही है। तो क्रियात्मक होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, मतलब सुरक्षित होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए, उनके अनुकूल होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि क्लास की दशा देख के बताई जा सकती है कि कक्षा में अधिगम कितना हो रहा है। फंक्शनल होना चाहिए, क्रियात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है, जो ढांचागत सुविधाएं हैं, वो अच्छी खासी मात्रा में अवेलेबल होनी चाहिए। टेबल अच्छी खासी, चेयर अच्छी खासी, और अच्छा खासा स्पेस, जो भी चीजें वहां पे चाहिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स चाहिए वो सारे अवेलेबल होने चाहिए। जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो प्रॉपर सीमेंटेड होनी चाहिए, पक्का घर की, जैसे पक्का घर होते हैं सीमेंट वगैरह से करके बनाए जाते हैं, वैसी उनकी बिल्डिंग्स होनी चाहिए। वहां के जो रूम्स वगैरह है वो वेल वेंटिलेटेड होने चाहिए। क्लासरूम में फैन या फिर जो कुछ भी लगाया जाता है, एसी वगैरह जो कुछ भी है, वो प्रॉपर तरीके से हो, जिससे बच्चों को अच्छी खासी हवा आ रही हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, समुचित रख रखाव होना चाहिए। प्रॉपर मेंटेनेंस मतलब अगर कहीं पे टीचर देख रहा है कि कहीं पे फर्श टूट गई है या फिर यहाँ पर दीवार या दरवाजा का कुछ टूट फूट गया है, तो तुरंत उनको हायर अथॉरिटी के पास जाना चाहिए और उसको सही करवाने के लिए कहना चाहिए। इससे बच्चों के अंदर भी डिसिप्लिन आती है, बच्चे भी इससे सीखते हैं कि हाँ जैसे ये चीज कुछ गड़बड़ हो रही है उसमें लापरवाही नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत साफ करना चाहिए, तुरंत क्लियर करना चाहिए। तो ये है कि प्रॉपर मेंटेनेंस टाइम टू टाइम टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हायर अथॉरिटी को बता करके टाइम टू टाइम करवाती है। क्लासरूम में अच्छा खासा स्पेस होना चाहिए, बच्चों को बैठने के लिए बहुत ज्यादा कंजेस्टेड ना फील हो।
वॉल्स की ब्यूटिफिकेशन पर ध्यान देना चाहिए, सौंदर्यीकरण पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को बहुत सारे मॉडल्स, चार्ट्स और पोस्टर्स बना करके लाने के लिए कहना चाहिए। आप खुद अपनी तरफ से सुंदर सुंदर पोस्टर्स बना करके दीवार पर लगाओ, जिससे कि बच्चा देख करके कुछ ना कुछ तो बच्चे का दिमाग चलता ही रहता है, तो वो जब देखेगा, उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, तो उसकी लर्निंग अपने आप बेटर होगी। क्लास में साफ सफाई बनाए रखनी चाहिए। क्लासरूम में एक डस्टबिन होना चाहिए। डस्टबिन होने के बाद बच्चे को ये डिसिप्लिन में रखना चाहिए कि कोई भी कूड़ा है, कुछ भी है, गंदगी है, आप उसको डस्टबिन में डाल करके डाल दो। अगर बच्चे के अंदर ये आदत डेवलप हो गई तो वो सिर्फ स्कूल को नहीं, क्लास को नहीं, अपने घर को भी साफ सुथरा रखेगा, अपनी सिटी को भी साफ सुथरा रखेगा, जिस भी जगह रहेगा साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेगा। तो क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए। दूसरी चीज, बच्चे से जैसे क्लास स्टार्ट होने वाली हो, साफ सफाई की हैबिट उनके अंदर डेवलप करनी चाहिए कि क्लास स्टार्ट होने के पहले क्लासरूम को साफ करो, बच्चे के साथ मिलकर आप भी साफ करिए। तो क्लासरूम के एनवायरनमेंट को साफ करो। जब क्लास खत्म हो जाए, स्कूल ओवर होने वाला हो, तो स्कूल ओवर होने के पहले उनसे साफ सफाई करने के लिए कहिए कि नेक्स्ट डे आप क्लास में आओ तो क्लास आपको साफ सुथरा और सुंदर मिले। तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर अच्छी हैबिट डेवलप होगी, साफ सफाई की हैबिट डेवलप होगी। ठीक है, तो क्लीनलीनेस मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है कि क्लासरूम के बाहर पौधे होने चाहिए अच्छे खासे, जिससे कि बच्चों के आसपास की जो एयर क्वालिटी है वो बढ़िया रहे। तो ये सारी कुछ फिजिकल कंडीशंस हैं जो कि क्लास में बेटर होनी चाहिए। मटेरियल रिसोर्स, जैसे कि मैंने कहा, वॉल्स का ब्यूटिफिकेशन, सौंदर्यीकरण वगैरह प्रॉपर कराना चाहिए एक्टिविटीज के थ्रू या फिर पोस्टर्स, मॉडल्स, चार्ट्स के थ्रू क्लास को बढ़िया सा बना करके रखना चाहिए। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, फिजिकल कंडीशन और मटेरियल रिसोर्स, जो कि क्लास के भौतिक वातावरण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब लर्नर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाए रहने के लिए क्लास का टीचर का क्या रोल होता है, टीचर को क्या करना चाहिए, वो देखते हैं। हमने देखा क्लासरूम के इन्वायरमेंट में, कक्षा के वातावरण में दो चीजें आती हैं। पहली चीज आपका फिजिकल इन्वायरमेंट आता है, फिजिकल इन्वायरमेंट, और फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर पहली चीज आती है फिजिकल कंडीशन, और दूसरी चीज आती है मटेरियल रिसोर्स। मटेरियल रिसोर्स, ठीक है। दूसरा आता है आपका ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप। तो अगर आप ये समझ लेंगे तो आपका ये क्लासरूम इन्वायरमेंट बहुत नॉर्मल सा टॉपिक हो जाएगा। कक्षा के वातावरण के लिए कौन सी दो चीजें हैं वो जरूरी होती है। पहली चीज कक्षा का वातावरण जरूरी होता है, और दूसरी चीज ह्यूमन रिलेशनशिप मतलब मानवीय संबंध जरूरी होते हैं। अगर फिजिकल एनवायरनमेंट की बात करें, भौतिक वातावरण की बात करें, तो भौतिक वातावरण में फिजिकल कंडीशन क्लास की कैसी है वो मैटर करती है, और जो मटेरियल्स है या रिसोर्सेज है जिनका यूज करके टीचर को पढ़ाना है वो सही मात्रा में उपलब्ध है कि नहीं है, तो ये मैटर करता है। मतलब पोस्टर और एक्टिविटी से रिलेटेड चीजें, बाकी टीएलएम्स वगैरह, तो ये सारी चीजें आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट में आ गई। ह्यूमन रिलेशनशिप मतलब मानवीय संबंध, मतलब टीचर का शिक्षक के साथ, शिक्षक का अधिगमकर्ता के साथ क्या संबंध है, और बच्चों का आपस में क्या संबंध है, इसी को ह्यूमन रिलेशनशिप या फिर मानवीय संबंध कहते हैं। अगर ये दोनों चीजें प्रॉपर है, मतलब कक्षा का वातावरण बेस्ट है, अब आप अच्छे अच्छे मेथड्स, अप्रोचेस, स्ट्रेटेजीज लगा करके बच्चे को समझाइए, उनकी साइकोलॉजिकल मतलब जो बिहेवियर है उसके हिसाब से आप सिखाइए, तब बच्चे परफेक्ट तरीके से सीख पाएंगे। तो मानवीय संबंध में आपका क्या आता है, सबसे पहले टीचर स्टूडेंट और स्टूडेंट स्टूडेंट, शिक्षक छात्र और छात्र छात्र, इन दोनों की आपस में रिलेशनशिप या संबंध कैसा होना चाहिए। पहला म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना चाहिए, समझ का, आपसी समझ का होना चाहिए। टीचर अगर कह रही है कि हमको ये चीज पढ़ानी है, इस एक्टिविटी के थ्रू पढ़ानी है, तो टीचर का मतलब स्टूडेंट का टीचर के साथ इतना ज्यादा समझ होनी चाहिए, इतना आपस में प्रेम भाव या फिर इतना आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बच्चा तुरंत मान जाए और क्यूरियोसिटी और एक्टिवनेस के साथ खुद ही उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या फिर इंडल्ज हो जाए। दूसरी चीज सहयोग, अगर टीचर कह रही है कोई चीज करने के लिए तो फिर बच्चा तुरंत उसको करने के लिए तैयार हो जाता है, या फिर बच्चे बच्चे आपस में जब कोई ग्रुप वर्क कराया जाता है तो वो पूरे सहयोग के साथ, पूरी शांति के साथ उस एक्टिविटी को करते हैं। तो ये हो गया सहयोग। दूसरी चीज सम्मान, टीचर का स्टूडेंट के साथ रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप होना चाहिए, दोनों का सम्मान से रिलेटेड संबंध होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि टीचर ने किसी बात के लिए डांट दिया, गुस्सा दिया, अब बच्चा बाहर डंडा लेकर के खड़ा हुआ है कि टीचर को पीटने जाना है क्योंकि टीचर ने मुझे इतने सारे बच्चों के सामने डांट दिया,
तो ये चीज क्या है, इसका मतलब बच्चे, टीचर और स्टूडेंट, इन दोनों के आपसी जो रिलेशनशिप है उसमें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट की बात नहीं है। स्टूडेंट का टीचर के साथ किसी तरीके का कोई ऐसा आपसी समझ वाला संबंध नहीं है, तो फिर लर्निंग वहां पे बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी, और लर्निंग क्या, जो डिसिप्लिन वगैरह है वो सब भी बेकार ही चलेंगे। दूसरी चीज क्या है, टीचर को सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। किन चीजों को लेकर के, बच्चों की जो भावात्मक जरूरतें हैं या फिर जो बच्चों की शैक्षणिक जरूरतें हैं, चाहे वो बच्चे की इमोशनल नीड हो चाहे एकेडमिक नीड हो, दोनों तरीकों की जरूरतों के लिए टीचर को संवेदनशील होना चाहिए और हमेशा प्रेजेंट रहना चाहिए। दूसरी चीज, टीचर को प्रोएक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। अगर बच्चा कह रहा है कि ये चीज हमको समझ में नहीं आ रही है, तो टीचर को इतना एक्टिव होना चाहिए कि वो ये ना समझे कि अब तो मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, अब दोबारा कैसे पढ़ाएं। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतना एक्टिवनेस होना चाहिए कि अब वो दूसरा मेथड या दूसरे तरीके से उस चीज को समझाने की कोशिश करे। तीसरी चीज क्या है, टीचर को पेशेंट और सिंपैथेटिक होना चाहिए बच्चों के प्रति। बच्चों के प्रति धैर्य रख करके उनको पढ़ाना चाहिए, बच्चों के प्रति सहानुभूति पूर्वक पढ़ाना चाहिए। ये नहीं कि उनको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पनिशमेंट दे रहे हैं, डांट रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो ये सारी चीजें टीचर के अंदर नहीं होनी चाहिए। धैर्य और सहानुभूति के साथ वो बच्चों को पढ़ाए। नेक्स्ट क्या है, बच्चे को प्रोत्साहित करें। ग्रुप एक्टिविटी वगैरह करवा के, ग्रुप एक्टिविटी के थ्रू बच्चों के अंदर जो कोलैबोरेशन है या फिर कोऑपरेशन है, दोनों ही चीजें बढ़ती है। मतलब सहयोगात्मक और मैत्रात्मक, ये दोनों तरीके का जो व्यवहार होता है वो आपसी बच्चों में बनता है। इस वजह से ग्रुप एक्टिविटीज कराते रहना चाहिए, जिससे कि बच्चों में कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन बढ़ता रहे। या फिर ऐसी एक्टिविटीज कराती रहना चाहिए जिससे कि हर तरीके के बच्चे आपस में ग्रुपिंग कर सकें और एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए प्रेजेंट रह सकें। तो ये तरीका है या फिर ये इतनी चीजें हैं जो कि टीचर को बच्चे के प्रति करना चाहिए, और बच्चे का ये ड्यूटी है या फिर उसका कर्तव्य है कि टीचर को रिस्पेक्ट दे। इसके अलावा टीचर की बात को माने और टीचर की हर एक चीज में, कोई भी एक्टिविटी करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो उसमें प्रॉपर तरीके से अपना कॉपरेशन दे। तो ये हो गया ह्यूमन रिलेशनशिप या फिर मानवीय संबंध। अब टीचर रोल आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको इसके पहले फिजिकल कंडीशंस पढ़ाई थी उन्हीं में समझा दिया था, ऊपर ऊपर से समझ लीजिए। टीचर का काम क्या होता है, रेगुलर मेंटेनेंस पर ध्यान दे। कहीं टूटा फूटा है, कुछ भी गिरा है, पड़ा हुआ है, उल्टा सीधा कुछ भी है, उस टीचर का काम है कि रेगुलर मेंटेनेंस का ध्यान दे, मेंटेनेंस का ध्यान दे, और जिसकी वजह से हायर अथॉरिटीज को जाकर के तुरंत बताए कि हाँ यहाँ पे ये कमी है, क्लास में ये दिक्कतें हैं, तो इसको आप साफ करवाइए। बच्चे को सुरक्षित फील कराना ये भी टीचर का दायित्व होता है। टीचर का काम है कि बच्चे को प्रोत्साहित करे क्लासरूम ब्यूटिफिकेशन के लिए। मतलब कि बच्चों से कहे कि अलग अलग तरीके के मॉडल्स लेकर के आओ, पोस्टर्स लेकर के आओ, या फिर एक्टिविटीज कर करके चार्ट्स वगैरह बनाओ, जिससे कि क्लासरूम की जो वॉल्स हैं उनको हम और ज्यादा सुंदर कर सके, सौंदर्यीकरण के लिए प्रोत्साहित करें। क्लास में डस्टबिन रखवाएं जिससे कि सिस्टमैटिक डिस्पोजल हो सके कूड़ा वगैरह का। अगर उनको ये हैबिट डेवलप हो गई बचपन से ही सिस्टमैटिक डिस्पोजल की, तो आगे चल के वो समाज को या फिर शहर को या फिर अपने घर को गंदा नहीं करेंगे। एंश्योर क्लासरूम क्लीनलीनेस, अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर इसका मतलब वो बच्चे की क्लासरूम की साफ सफाई का प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। तो इसको एंश्योर करना टीचर का कर्तव्य होता है, फिर टीचर का रोल होता है। क्लास में जो भी गंदगी है, क्लास ओवर होने के बाद बच्चों को बताएं कि जो भी डस्टबिन में कूड़ा कचरा है उसको इकट्ठा, बाहर वाली जो इकट्ठा कूड़ा जहाँ फेंका जाता है वहां पे आप जाकर के डाल दीजिए। तो इससे बच्चे के अंदर साफ सफाई की हैबिट डेवलप होगी। टाइम टू टाइम चेक करते रहें, या फिर जब भी आप क्लास में कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए जिन भी मटेरियल्स का आपने यूज किया है वो प्रॉपर उसी जगह पे आप रख दें या रखवा दें, या फिर साथ में बच्चों के साथ रखें। तो टीचर का ये कर्तव्य होता है कि यूज करने के बाद उस मटेरियल को जो एक्टिविटी कराने के लिए यूज किया उसको जगह पर रख दें। तो ये सब कुछ रूल्स होते हैं टीचर के। अब देख लेते हैं कि अगर बच्चे का सीखना या तो व्यक्तिगत रूप से होता है, और अगर व्यक्तिगत रूप से बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो बच्चा पर्सनल, व्यक्तिगत रूप मतलब क्या हुआ, पर्सनली, इंटरनली, अगर वो आंतरिक रूप से या फिर सेल्फ एनालाइज करके, सेल्फ रेगुलेट करके चीजें नहीं सीख रहा है तो उसका सीखना कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता है। इसलिए इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग जो होती है, व्यक्तिगत रूप से जो सीखना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टीचर का काम है कि भले वो पूरी क्लास को एक साथ पढ़ा रही हो लेकिन इंडिविजुअलिटी पर ध्यान रखे। मतलब टीचर इस बात पर ध्यान रखे कि बच्चा अपने आप को कितना सीख रहा है, इस चीज का वो रेगुलेशन, इवैल्यूएशन करता रहे, और खुद को जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने हैं उस हिसाब से उसकी सीखने की प्रोसेस जो है वो बढ़िया चलती रहे। तो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, व्यक्तिगत रूप से सीखना, और ग्रुप लर्निंग, इन दोनों ही तरीकों का मैनेजमेंट कैसे होता है, फिर कैसे करना चाहिए
वो देख लेते हैं। अब ग्रुप लर्निंग और इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मतलब कि व्यक्तिगत अधिगम और सामूहिक अधिगम, इन दोनों ही तरीके के अधिगम को किस तरीके से मैनेज किया जाता है या फिर इनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नहीं तो आपकी क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। जो क्लासरूम इन्वायरमेंट वाला आपका टॉपिक था, डिजाइनिंग ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, ये दोनों टॉपिक आपकी कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में ये छोटा सा है 4-5 मिनट का, इसको एक्सप्लेन करूंगी और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है कि स्पेस और टाइम किस तरीके से मैनेज करना चाहिए क्लास का, जो ये वाला टॉपिक है, इसको स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।